Hello and Assalamu alaikum. Today our topic is very important and that is regarding natural school of law. We have talked about analytical school of law or analytical legal positivism, and there we discussed a bit about how analytical legal positivism got popular, और ये भी हमने उसमें पढ़ा कि वो कैसे बिल्कुल अपोजिट है नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ के. But today we are going to discuss about this part of about natural school of law, which is a very important kind of legal theory. So first of all, we should understand about the overview as an intro of what is natural law. The law of nature, it is also called divine law or law that is universal and internal in nature. यानी कि आपको ये समझ में आनी चाहिए यहाँ से बात कि ये वो लॉ है कि जो खुदा की तरफ से या नेचर की तरफ से हमें दिया गया है, जो हमारे माइंड की जो फैकल्टीज़ हैं, ये लॉ हमारे हार्ट के अंदर है, हमारी सोच के अंदर है, और ये हमें थ्रू नेचर हमारे अंदर ये इंस्टॉल्ड है. इट रिकग्नाइजेज लॉ एंड मोरालिटी एज डीपली कनेक्टेड. अब यहाँ पे देखें, आपने कंपेयर करते जाना है एनालिटिकल लीगल पॉजिटिविज्म से, क्योंकि वहाँ पे हम ये बात करते हैं कि लॉ एंड मोरालिटी का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि लॉ एंड मोरालिटी जो है वो डीपली कनेक्टेड है. हिस्टोरिकली रिलीजन ने इस पर बहुत इफेक्ट डाला, और यही वो लॉ है जो कि ओल्डेस्ट लॉ आप इसको कह लें, आप कि सबसे पुराना जो कानून है वो नेचुरल लॉ ही है, नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ है. हमने काइंड ऑफ लॉ में भी इसको डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा इसकी थॉरो स्टडी कर रहे हैं. सो नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ चूँकि ओल्डेस्ट है, इसलिए मुख्तलिफ अदवार में इसकी शेप चेंज होती रही है. अब हम इसमें अब बात करते जाएंगे मुख्तलिफ औकात में जो इसकी जो थ्योरीज थी उनके बारे में. सबसे पहले हम एंशिएंट थ्योरीज देखेंगे कि नेचुरल लॉ की जो एंशिएंट थ्योरीज थी वो क्या थी. इनमें पहले जाहिर सी बात है, हमने जब भी आप फिलॉसफी को देखेंगे तो जो ओल्डेस्ट थ्योरीज आपको मिलती हैं वो ग्रीक्स की मिलती हैं. सोक्रेट्स सेज दैट इट इज़ दिस इनसाइट बाय विच अ मैन इज एबल टू इनकलकेट द मॉरल वैल्यूज़. यानी कि इंसान की वो आप समझ लें कि जबिल्लत है ये, जिसके तहत वो मॉरल वैल्यूज़ को इंक्लूड करता रहता है, वो मॉरल वैल्यूज़ के मुताबिक सोचता है. अरिस्टोटल डिवाइड्स द लाइफ ऑफ मैन इन टू पार्ट्स. फर्स्ट ही सेज दैट मैन इज़ द क्रिएचर विच इज़ क्रिएटेड बाय गॉड, एंड सेकेंड ही पोजेसेस द क्वालिटी ऑफ रीज़न बाय विच ही कैन डिवेलप हिज ऑन विल. तो यहाँ से आप हिसाब लगाएं कि अरिस्टोटल पहले तो ये कि अल्लाह ने इंसान को बनाया, या खुदा ने इंसान को बनाया, गॉड ने इंसान को बनाया, और साथ ही गॉड ने आपके अंदर एक रीजनिंग की यानी सोच करने की आपके अंदर एक सलाहियत रखती है, जिस सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए आप रहते हैं, और जो आपका रहना है उस सोच को इस्तेमाल करके, उसी को हम कहेंगे नेचुरल वे ऑफ लिविंग. स्टोइक्स हु वर रोमन्स, उन्होंने ये कहा था कि द वर्ल्ड इज गवर्न्ड बाय रीजन, हेंस व्हेन ही लिव्स अकॉर्डिंग टू रीजन ही लिव्स अकॉर्डिंग टू नेचर और लिव्स नेचुरली. सो नेचुरल लॉ हेल्प रोमन पीपल टू ट्रांसफॉर्म देयर लाइव्स. ये हमने हिस्ट्री ऑफ लॉ में भी हमने पढ़ा था कि रोमन लॉ जो है वो बेसिकली बेस ही नेचुरल लॉ पे करता था. तो जिसमें आप वो किकेरो की भी बात हम करते हैं कि भाई कि हाईएस्ट जो मोरालिटी है वो लॉ है जिसमें वो नेचुरल लॉ की बात करा, यानी कि मोरालिटी और रीजनिंग. ये आपने देखा है कि ये दोनों चीज़ें जो है ना, फ़िलहाल तक अभी हमने पढ़ी है कि एक मोरालिटी भी बहुत ज़रूरी है और एक रीजनिंग भी बहुत ज़रूरी है नेचुरल लॉ में. अब हम एंशिएंट थ्योरी से थोड़ा बात करेंगे अब, जो कि वो टाइम्स हैं कि जिनको हम अनलाइटेंड टाइम्स भी नहीं कहते, जिनको हम मिडिवल टाइम्स आप कह सकते हैं. उसमें थॉमस एक्विनास है एक, ही वॉज अ वेरी फेमस फिलोसफर, और वो उसका रिलीजन की तरफ थोड़ा झुकाव था. तो उसने लॉ को जो है वो 4 स्टेजेस में डिवाइड किया.
पहली बात है कि लॉ ऑफ गॉड है या एक्सटर्नल लॉ है, वो जो लॉ जो खुदा की तरफ से नहीं। हम यहाँ पे अब आप ये समझ रहे हैं कि जो क्रिश्चियनिटी की बात अब यहाँ पे ज़्यादा होगी, क्योंकि थॉमस एक्विनास वाज अ वेरी प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन। नेचुरल लॉ दैट इज रिवील्ड थ्रू रीजन, और वो भी लॉ है जो कि थ्रू रीजन, अब रीजन भी आपको गॉड ने दी है। डिवाइन लॉ और लॉ ऑफ स्क्रिप्चर्स, यानी कि वो जो होली बुक्स हैं उनमें जो लॉ आया है। एंड ह्यूमन लॉज नाउ कॉल्ड पॉजिटिव लॉ। तो इसका मतलब ये कि ये 4 स्टेप्स हैं, ये 4 जो स्टेजेस हैं, पहले गॉड की तरफ से, गॉड की तरफ से जो आपको रीज़न मिली उस तरह, और फिर उसके बाद जो उनकी बुक्स थी, और फिर वो इन सब को देख के जो इंसान लॉ बनाता है। ही प्रिस्क्राइब चर्च टू बी सोल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द डिवाइन लॉ। और यहीं पे जो क्रिश्चियन चर्च जो था वो ज़्यादा डोमिनेंट था। और ये भी साथ वो बात करते हैं कि पॉजिटिव लॉ यानी कि जो इंसान का बनाया हुआ कानून है वो नेचुरल लॉ से कंट्रावेंशन में ना हो, वो उसको उसकी कन्फॉर्मिटी में हो। तो बेसिकली थॉमस एक्विनास ने टोटल ओवरऑल जो चर्च का या क्रिश्चियनिटी का जो की सोच थी, उसने लॉ को इंटरप्रेट उस सोच से किया है। अब हम बात करेंगे जो इनलाइटनमेंट का एरा है उस वक्त, जिसमें हुगो ग्रोशियस जो एक सेकुलर जो थॉट है नेचुरल लॉ में। हुगो ग्रोशियस क्लेम दैट नेशंस वर सब्जेक्ट टू नेचुरल लॉ। ही इंसिस्टेड ऑन द वैलिडिटी ऑफ नेचुरल लॉ विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ रीजन। यानी उसका कहने का मकसद ये था कि क्योंकि देखिए ना, ह्यूगो ग्रोशियस ने बेसिकली इंटरनेशनल लॉ को ये कहा था कि वो नेचुरल लॉ पे बेस करता है, और इंटरनेशनल लॉ जो है वो लॉ ऑफ नेशंस है, यानी नेशंस आपस में जो मामला तय करती है वो नेचुरल वे में करती है, वो नेचुरल लॉ के अंडर है वो सारा, और उसमें रीजन की कोई इंटरवेंशन नहीं है। Thomas Hobbes described state of nature as horrible, brutish, nasty and contributed by establishing the social contract theory। अब थॉमस हॉब्स ने जो नेचुरल थ्योरी का फिनोमेना दिया था वो उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को लेके किया था। उसने एक हाइपोथेसिस ये क्रिएट कर लिया था। अभी हम इसको आगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में हम इसको तफसील से देखेंगे थॉमस हॉब्स को भी। यहाँ पे मैं बेसिकली सिर्फ आपको इतना बताऊँ कि थॉमस हॉब्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को नेचुरल थ्योरी कहा था। उसने कहा था कि नेचुरली ये जो था, जब इंसान नेचर में रह रहा था तो उस वक्त उसके पास कोई लॉ नहीं था, कोई सेंट्रलाइज गवर्नमेंट नहीं थी, और वो ही वॉज एट द मर्सी ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन देयर। सो टू अवॉइड सच डिफिकल्टीज ही मेड अ पैक्ट विद अदर फेलोज। उसने अपने दोस्तों के साथ, वहाँ पे जो मौजूद लोग थे उनके साथ उसने एक पैक्ट ये बनाया कि हम इकट्ठे मिल के जो है एक दूसरे को की रिस्पेक्ट करेंगे, और हम यहाँ पे एक कोई ऐसी गवर्नमेंट को ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें कि हम अपनी पावर्स उसको दें और वो इन रिटर्न हमारी हमें प्रोटेक्ट करे। हम इसको आगे ज़रा गौर से देखेंगे, लेकिन बस यहाँ पे ये बात आपने फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ हॉब्स इज़ अ फॉर्म ऑफ नेचुरल थ्योरी। बोथ ऑफ द अबव jurists tried to construct law by rational deduction from a hypothetical state of nature and a social contract of consent between rulers and subjects. It was also called enlightenment theories of natural law। और यहाँ पे आपने देखा कि इन रिलीजन को बिल्कुल इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया। यहाँ पे सिर्फ टोटल बात ये आ रही है कि नेचुरली जो है इंसान के अंदर ये था कि वो उसने एक दूसरे के साथ पैक्ट किया कि हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और हमने एक दूसरे के हकूक़ की हिफाजत करनी है। So what are the features, what are the characteristics of natural theory of law? It is a universal law and is applicable to all of the societies. It can't be altered and remains the same, क्योंकि ये गॉड की तरफ से है इसलिए इसको चेंज नहीं किया जा सकता। It is the supreme law and man-made laws should be conformed with it. It is based on good conscious reasoning, human goodness and principles of natural justice. It is unwritten and is present in human spirit. It believes in morality and ethics to be part of law. It is flexible and reduces rigidity of man-made law। तो ये इसके चंद एक फीचर्स हैं जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, दे आर वेरी इजी। मोरालिटी को देखा जा रहा है इसमें, एथिक्स को देखा जा रहा है, ह्यूमन स्पिरिट को देखा जा रहा है, गुड कॉन्शियस को देखा जा रहा है, रीजनिंग को देखा जा रहा है। ये सोच बताया जा रहा है कि इंसान जो है वो पैदा
एक इंसान जो है उसके अंदर अल्लाह ने सोचने और समझने की जो सलाहियत दी है, उसके ज़रिए से वो नेचुरली जो है वो अच्छा है. Criticism on natural theory of law. It is not written, hence is not easily detectable, and it lacks certainty and uniformity. चूँकि लिखा हुआ नहीं है, चूँकि जो लिखी हुई चीज़ होती है वो सर्टन होती है, वो यूनिफॉर्म होती है. It changes from society to society, hence natural law is not the same as professed by some of its jurists. हर सोसाइटी में मोरालिटी के जो नॉर्म्स हैं वो डिफरेंट है, हर सोसाइटी में एथिक्स की डेफिनेशन डिफरेंट है. तो सोसाइटी टू सोसाइटी फिर ये चेंज करता है, ये एक जैसा नहीं रहता है. इसलिए वो जो बात हमने पहले की है कि वो एक जैसा रहता है, ये गलत बात है. नेचुरल लॉ इज बेस्ड ऑन मोरालिटी एंड मोरल वैल्यूज डिफर फ्रॉम पीपल टू पीपल. इट इज़ अ वीक लॉ एज नो सैंक्शन इज बिहाइंड इट. क्योंकि सैंक्शन नहीं है ना कोई कि अगर कोई इस पर अमल ना करे तो उसको, क्योंकि वो लॉ है ही अनरिटन. इसलिए unless states do not recognize unless states does not recognize the principles of natural law, it can't be implemented. अगर स्टेट ही उनको, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन तो स्टेट ने करानी है ना, क्योंकि स्टेट के बिहाइंड सैंक्शन है. एज इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सटर्नलिटीज सच एज मोरालिटी एंड एथिक्स, हेंस सच प्रैक्टिस इंटेल्स नीडलेस कम्प्लेक्सिटीज. देखे ना, अब हमने जब एनालिटिकल लीगल पॉलिटिक्स की हमने बात की थी, उसमें हमने कहा था कि जो लॉ है वो क्लोज्ड है. अगर आप उसे नीडलेस एक्सटर्नलिटीज़ को लेके आएंगे तो उससे जो है वो प्रॉब्लम पेश आएगी उसकी इंटरप्रिटेशन में, और वो ख्वाम कम्प्लेक्स होगा. द डिक्लाइन ऑफ नेचुरल लॉ. न्यू चेंजेस एंड डेवलपमेंट्स डिमांडेड पॉलिटिकल एंड कंक्रीट सॉल्यूशंस. इंडिविजुअलिज्म गेव वे टू कलेक्टिविस्टिक आउटलुक. मॉडर्न साइंसेस and political theories started preaching that there are no absolute and unchangeable principles. देखिए ना, नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स हम क्या ले कहते हैं जी कि वो चेंज नहीं हो सकते, लेकिन चेंज हो सकते हैं. बाद में जब ये इनलाइटनमेंट के बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्पेशली जब आया, तो उस वक्त लोगों के अंदर रीजनिंग की कैपेसिटी ज़्यादा हो गई थी, तो वो फिर इन चीज़ों पे नहीं जाते थे. वो कहते हैं कि नहीं, लॉ वो हैं जो कि तेज़ी से चेंज होने चाहिए, क्योंकि तेज़ी से हमारी ज़िंदगियाँ चेंज हो रही हैं. Rise of legal politics in 19th century. Moral reasoning is not based on rational thinking. कहते हैं ना, rationality promote हो रही थी, इसलिए it was abstract also because it was not in written form. तो इसलिए इसका डिक्लाइन हुआ. लेकिन फिर राइज भी हुआ. It emerged as a reaction against the legal theories which had exaggerated the importance of positive law. क्योंकि फिर पॉजिटिव लॉ जो है, चूँकि इनकी डिक्लाइन पे पॉजिटिव लॉ जो है वो ज़्यादा वो मशहूर हुआ. तो लेकिन चूँकि वो मैन मेड लॉ था, वो रिजिड था, इसलिए वो उससे मसाइल पैदा होना शुरू हो गए थे. इट वॉज रियलाइज दैट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वॉज नॉट कम्प्लीटली फ्यूटाइल. एनालिटिकल लीगल पॉलिटिविस्ट जो थे वो कहते हैं कि ये चूँकि एब्स्ट्रैक्ट है, तो इसलिए ये सिर्फ वो है, आप कह सकते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट है, इसमें कोई डेफिनेशंस नहीं दी हुई. लेकिन एब्स्ट्रैक्ट होना भी जो है वो बिल्कुल फ्यूटाइल नहीं है, वो बिल्कुल फ्रूटलेस नहीं है. पॉजिटिविस्ट थ्योरीज फेल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय द चेंज्ड सोशल कंडीशंस. द आइडियोलॉजीज ऑफ फाशिज्म एंड आल्सो लेड to the revival of natural law theories, as at that time during the two world wars the world witnessed great destruction of human lives and property, and principles of natural law were approached in order to attain peace. लेकिन अगर लीगल पॉलिटिविज्म को सारी कंट्रीज ने इम्प्लीमेंट किया, लेकिन तब भी वॉर्स होती रहीं और लोगों का जो ज़िंदगी का जो स्टेटस था वो ज़्यादा फिर वो प्रोग्रेस नहीं कर सका. इसलिए दोबारा जो है वो नेचुरल लॉ की तरफ आया गया, और इसलिए हमारे पाकिस्तान के कानून में और दुनिया के मुख्तलिफ कानून में अब नेचुरल लॉ जो है वो मिक्स है एनालिटिकल लीगल पॉलिटिविज्म के साथ. हम अभी भी यही हमारा आर्ग्यूमेंट है कि एनालिटिकल लीगल पॉजिटिविज्म इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस लीगल थ्योरी इन द वर्ल्ड राइट नाउ. बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, व्हेन इट कम्स टू मेकिंग ऑफ द लॉ, नेचुरल थ्योरीज आर ऑलवेज गिवन अ स्पेशल रूम देयर. उनको उस पर जगह दी जाती है, और उनकी वजह से ही एनालिटिकल लीगल पॉलिटिविज्म को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है. सो द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल लॉ हैज़ चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. इट हैज़ बीन यूज्ड टू सपोर्ट ऑलमोस्ट एवरी आइडियोलॉजी, वेदर इट इज़ एब्सोल्यूटिज्म और इंडिविजुअलिज्म.
एब्सोल्यूटिज्म का मतलब जिस तरह के हॉब्स ने कहा था कि एब्सोल्यूट अथॉरिटी होनी चाहिए, जो सैंक्शन है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, जो मोनार्क है या जो सॉवरन है वो उसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी होनी चाहिए। इंडिविजुअलिज्म का मतलब ये कि नेचुरली इंसान अपने फ़ायदे के लिए सोचता है। अभी हम इन दोनों डेफिनेशंस को आगे हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में भी देखेंगे। इट हैज़ ऑल्सो इंस्पायर्ड वेरियस रेवोल्यूशंस। नेचुरल लॉ हैज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड ग्रेटली द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव लॉ। A study of law would be incomplete if it fails to meet the ends of it. जो नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ है वो लॉ के एंड्स पे बात करती है, लॉ के पर्पस पे बात करती है, इसीलिए वो मोरालिटी और एथिक्स पे स्ट्रेस करते हैं। सो गाइस, दिस वाज द होल प्रेजेंटेशन। आपने इसमें देखना है कि नेचुरल थ्योरी कैसे डेवलप हुई, ग्रीक से आगे रोमन, फिर एक्विनास और उसके बाद ग्रोशियस और हॉब्स ने उसको कैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट से मिलाया, फिर इसके फीचर्स क्या थे, फिर इसका राइज कैसे हुआ, फिर इसका डिक्लाइन कैसे हुआ। तो ये चंद एक पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं व्हेन इट कम्स टू नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ। थैंक यू।